वेलकम टू एजुकेशन एंड टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम आपके पास ला रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक हेल्पफुल वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स नम्स टेस्ट या आर्मी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एंट्री टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं 2020 के लिए या उसकी ऑनवर्ड्स 2021 के लिए। और इसके अलावा ये भी साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जो आज हम आपके पास टॉपिक ला रहे हैं ये टॉपिक्स ना सिर्फ यूएचएस एएमसी बल्कि साथ साथ ईटा जो केपीके के स्टूडेंट्स जो केपीके से बिलोंग्स करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी मुस्तफ़ीद और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और साथ साथ लम्स यूनिवर्सिटी यानी कि जो लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जो जामशोर सिंध में वाक़ है, जिस तरह यूएचएस एक पंजाब का इम्पोर्टेंट मेडिकल एंट्री टेस्ट है, इसी तरह सिंध में जो लम्स है उसके लिए भी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो स्पेशली उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो नम्स यूएचएस लम्स ईटा एंड एफएमडीसी इन सब एंट्री टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो को केयरफुली और ध्यान से सुनिएगा। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक तो सब्सक्राइब का बटन दबा लें, ठीक है। और साथ साथ एक और रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ, अपने फेसबुक ग्रुप्स में, उन व्हाट्सएप ग्रुप पे, उन सब स्टूडेंट्स के साथ जो नम्स यूएचएस या इन सब एंट्री टेस्ट में इस साल या अगले साल अपीयर हो रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट नोटिस मैं आपको बता दूं कि जो भी आप लोगों के साथ हम वीडियो शेयर करने लगे हैं इन वीडियोस की स्लाइड्स के अंदर इतनी डिटेल्स मेंशन नहीं होंगी, लेकिन जो आपको ऑडियो एक एक्सप्लेनेशन दी जाएगी जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा वो ज़्यादा बेहतर होगी। इसलिए आप लोग साथ साथ स्लाइड्स देखिए लेकिन डोंट फॉरगेट टू लिसन माय एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। कोशिश करें कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। 2-3 मिनट बाद करके छोड़ देंगे जिससे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्लाइड्स को भी देखें साथ साथ, और जो चीज़ आपको एक्सप्लेन की जा रही है इसकी एक्सप्लेनेशंस को केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने हेडिंग आप लोगों को हमारी टीम ने रिप्रेजेंट कर दिया है फिज़िक्स/केमिस्ट्री। उसके नीचे लिखा हुआ है फिज़िक्स के 40 एमसीक्यूज़ होते हैं, केमिस्ट्री के हमारे पास 60 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो 40 + 60 जब हम ऐड अप करते हैं दैट सम अप टू 100 एमसीक्यूज़, ठीक है। तो इट मीन्स कि फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 50% यानी कि 50% जो हिस्सा एंट्री टेस्ट का होता है वो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री से होता है। अगर आप जस्ट फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री को अच्छा कर लो तो आप एंट्री टेस्ट को पास कर सकते हो। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से ज़्यादा नंबर स्टूडेंट्स के डिडक्ट होते हैं, तो इसलिए हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही की ये स्लाइड्स आज आपके सामने रिप्रेजेंट की है ताकि उन सब स्टूडेंट्स के जो एंट्री टेस्ट 2020 में अपीयर हो रहे हैं यूएचएस या नम्स के, उनके इस साल टेस्ट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आए 100 आउट ऑफ 100। उसके बाद नीचे शुरू किया हुआ है कि नम्स यूनिवर्सिटी के लिए भी होंगे ये एमसीक्यू, साथ यूएचएस के लिए और उन सब फील्ड के लिए जो स्टूडेंट्स मेडिसिन में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस में जाना चाहिए, डेंटल के लिए, डीपीटी में चाहिए जाना चाहते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए और एमएलटी में जाना चाहिए आप लोग, अगर जो लेबॉर्ट्री या एक्सरेस वगैरह में जिनका शौक है, जो जिस फील्ड में भी जाना चाहता है, लेकिन उसको पहले एक एंट्री टेस्ट के में से पास गुजरना होता है। और उस एंट्री टेस्ट के लिए जो एमसीक्यूज होते हैं वो आज हम आपके साथ एक ऑडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम आपको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले फिज़िक्स के हम शुरू करते हैं। फिज़िक्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आता है दैट इज़ योर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉस हैं, आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर अप करूँगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं कि नम्स के पेपर में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि थर्मोडायनामिक्स के इंपॉर्टेंट लॉस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आप फिजिक्स की आप लोगों की जो बुक्स है उसमें जस्ट थर्मोडायनामिक्स की एक डेफिनेशन लिख के तो लीव कर दिया गया। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आप लोग ये मत कीजिएगा कि ये दिस इज़ आउट ऑफ द बियॉन्ड ऑफ योर सिलेबस। तो आज हम आपके साथ इसकी वीडियो में शेयर कर रहे हैं कि कौन कौन से लॉस होते हैं, तो आप लोग इसको केयरफुली इंपॉर्टेंट समझ के इसको सुनिए भी और इसको लिख भी लीजिएगा। सबसे पहले इसके 3 लॉस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहला लॉ होता है इट इज़ आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, कोई अगर ऐसा सिस्टम है यहाँ पे ना तो कोई वर्क हो रहा है और ना ही उससे वर्क लिया जा रहा है, तो उस सिस्टम में एनर्जी ना तो कभी क्रिएट की जा सकती है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है। डिस्ट्रॉय का मतलब है ना तो कभी ख़त्म हो सकती है और ना ही कभी वो क्रिएट की जा सकती है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। अब सेकेंड लॉ अगर आप लोगों को पेपर में आता है तो मैंने इसको येलो हाईलाइटेड कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ भी आपको येलो हाईलाइटेड लाइंस मिलेंगे इट मीन्स कि ये पास पेपर में भी आया हुआ है और ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी है।
ठीक है, तो आप लोग केयरफुली सुनते जाइए। सेकंड लॉ का मतलब है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। अब जो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम ले लो, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम लोगे तो वहाँ पे जो एनर्जी होती है ना वो हमेशा इंक्रीज़ करती है। ये था सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स का। अब तीसरा लॉ, थर्ड लॉ, जो लास्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, इट स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम अप्रोचेस अ कांस्टेंट वैल्यू एज अ टेम्परेचर अप्रोचेस टू एब्सोल्यूट जीरो। एंट्रोपी क्या चीज़ होती है? एंट्रोपी बेसिकली इज इक्वल टू योर रेट ऑफ चेंज इन हीट, यानी कि जब भी आपके सिस्टम में कोई भी हीट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, दैट रिजल्ट्स इन योर इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी इंक्रीज़ कर रही होती है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, हीट्स एंड एक्सेट्रा। तो ये तीन लास्ट हैं एंट्रोपी के, जो मैंने आप लोगों के साथ एक इजी एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर दी। अभी हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यानी कि वर्क और एनर्जी का क्या प्रिंसिपल है, ये मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। The work energy principle states that an increase in the kinetic energy of the rigid body is caused by an equal amount of the positive work। कहता है कि जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होता है ना, वो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जब किसी भी सिस्टम में या किसी भी वर्क के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होता है उस बॉडी की इंक्रीज़ करती है, दैट इंक्रीज इज़ बिकॉज ऑफ द वर्क डन। तो ये आप लोग लिख लीजिए अपने पास कि हमेशा जो एनर्जी इंक्रीज़ होता है या काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम वर्क डन। जब हम कोई वर्क करते हैं तभी हमारी एनर्जी इंक्रीज़ करती है, अदरवाइज इट डज़ नॉट इंक्रीजेस। उसके बाद अगर येलो हाईलाइटेड लाइन पे आई तो कहता है कि एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। कन्वर्सली अ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉज्ड बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ द नेगेटिव वर्क डन। अच्छा, अब दो किस्म के वर्क डन, अगर तो पॉजिटिव वर्क डन आप कह रहे हो, वर्क डन कह रहे हो, उससे आपकी एनर्जी इंक्रीज करती है। अगर तो आप नेगेटिव वर्क डन कह रहे हो, नेगेटिव वर्क डन से क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन से का मतलब ये होता है कि उस वर्क डन की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, या फिर आपका वर्क डन जो है वो टोटल रिजल्टेंट जीरो होता है। जब जीरो आपका वर्क डन होगा तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज आल्सो विल डिक्रीज। तो इसमें मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की, एक केस में जब एनर्जी इंक्रीज करती है और दूसरे केस में मैंने आपको बताया कि इन केस व्हेन द एनर्जी इंक्रीजेस। तो आप लोगों ने याद रखना है कि किस केस में एनर्जी इंक्रीज कर रही है और किस केस में हमारी एनर्जी डिक्रीज करती है। उसके बाद अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ तो द वर्क इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द फोर्स बाय द अमाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट W इंटू F इंटू G। अच्छा, अब वर्क जब जो सा था वो कब होता है, यानी कब आप कह सकते हो कि वर्क 1 है या 0 है? तो उस केस में ये ज़रूरी होना चाहिए कि फोर्स भी लग रही हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही हो। मैं अभी आप लोगों के सामने दो एग्जांपल शेयर करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जांपल आप लोग एक दीवार की ले लो, एक वॉल की ले लो, और दूसरी एग्जांपल आप ले लो लाइक लेट्स सपोज एक एक बाल्टी है जिसे आप लोग या पर्स कह लो, जिसको आप लोग लेके मूव कर रहे हो। जब हम उस बैग को या उस पर्स को लेके मूव कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी फोर्स भी लग रही होती है, यानी कि बैग को पुल करने के साथ हम चल भी रहे होते हैं, हमारी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही होती है। तो उस केस में हमारा वर्क डन जो सा होता है वो मैक्सिमम होता है। और जब आप एक दीवार को आप उसको पुश कर रहे हो, उस पर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स तो लग रही है लेकिन दीवार के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो डी ज़ीरो होती है तो वर्क भी ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरह एफ डी से हम लोग वर्क डन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद कहता है द फोर्स ऑफ द 10 न्यूटन दैट मूव्स ऑन ऑब्जेक्ट 3 मीटर्स में। जस्ट एक सिंपल न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने बताया कि फोर्स अगर 10 न्यूटन की आपको दी जाती है और 3 मीटर्स का डिस्टेंस, तो उससे जो फोर्स आ रही है दैट इज़ 30 न्यूटन मीटर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो एंट्री टेस्ट में मिस्टेक्स ये करते हैं कि वो आंसर लिख लेते हैं लेकिन यूनिट लिखना नहीं, यूनिट लिखना भूल जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा जब कोई भी सोल्यूशंस करते हैं, मैथमेटिकली करते हो, तो कोशिश किया करें इसका यूनिट लाजमी लिखें। और अगर आपको ये नहीं पता कि नम्स यूएचएस में मैथमेटिकल पोर्शन कैसे सॉल्व करना है, तो मैं आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि नम्स और यूएचएस में आपको कैलकुलेटर किसी तन भी आपको अलाउ नहीं होता, बहुत स्ट्रिक्टली मना होता है आपको हर किस्म की कैलकुलेटर या कोई भी साइंटिफिक चीज़ ले जाने में से। तो अब अगर आपको पेपर में कोई भी मैथमेटिकल पोर्शन या सवाल आ जाता है तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमारे चैनल की एजुकेशन एंड टेक्निकल गुरु की प्रीवियस वीडियोज़ पर ध्यान दें, जिसपे हम लोगों ने आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आप न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटर और एक कम टाइम के अंदर। तो लिहाजा पिछली प्रीवियस वीडियोस को देखें, ठीक है, जिसका टाइटल ये हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल पोर्शन फॉर द नम्स एंड यूएचएस विदाउट कैलकुलेटर्स। क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन फिजिक्स में नम्स के लिए ज़रूर आता है, तो इसलिए आप लोग वो इस वीडियो को देखें ताकि आपको उसकी अच्छी तरह उसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए।
उसके बाद एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास जो फिजिक्स का, दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ नम्स एंट्री टेस्ट पास पेपर्स, और इसके अलावा 2020 में भी यूएचएस नम्स के लिए एक्सपेक्टेड है, वो है कि आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। और यही टॉपिक आप लोगों के लिए ईटा के टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट ईटा में अपीयर हो रहे हैं। मैं भी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, और नीचे मैंने आप लोगों के सामने एक डायग्राम भी बना दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच चेंज ऑफ सिस्टम इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स द कांस्टेंट। गाइस याद रखिएगा, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की तो डेफिनेशन हमें तो नेम से क्लियर हो रही है कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो टेम्परेचर होता है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, सिस्टम क्या होता है ये मैं आपके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। लाइक लेट्स सपोज अगर आप एक कप ऑफ टी लेते हो, उसको टेबल पर रख देते हो। अब कप ऑफ टी के अंदर जो टी है वो दैट इज़ हीट, वो काफ़ी गर्म है। जब आप उसको ठंडा होने के लिए रखते हैं तो जो कप की जो हीट है वो कप से बाहर की तरफ सराउंडिंग्स में जाना शुरू कर देती है, हवा में जाना शुरू कर देती है। तो जो कप है जहाँ पे हीट गर्म है, दैट इज़ कॉल्ड योर सिस्टम। अब सिस्टम की हीट कहाँ जा रही है? बाहर की तरफ। जो बाहर वाला एरिया एयर है जो सी, उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग्स। तो अगर तो सिस्टम के अंदर ना तो कोई हीट है जो सी इन हो रही है या आउट हो रही है, या टेम्परेचर उसका कॉन्स्टेंट रह रहा है, तो आप उसको कह सकते हो कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें डेल्टा टी इक्वल टू जीरो होता है। अब नम्स के पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आया वो अभी मैं आपको स्लाइड्स के एंड में बताता हूँ। और एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें ना तो कोई हीट इन हो रही होती है, ठीक है, एक्सचेंजेस नो हीट विद इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में कहता है सिस्टम से हीट जा रही होती है आपके सराउंडिंग्स में। लेकिन एडियाबैटिक वो प्रोसेस होता है जिसमें ना तो कोई हीट इन हो रही थी, नहीं ना ही कोई हीट आउट हो रही थी, यानी कि कोई भी हीट सराउंडिंग्स में नहीं जा रही। अच्छा, अब नम्स के पेपर या यूएचएस में पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आया था, उसने कहा था डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल या फ्लाम। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलतियाँ की थी, उन्होंने एडियाबैटिक लिख दिया। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि कांस्टेंट का मतलब है कि टी इक्वल टू जीरो रहता है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो अगर डेल्टा टी इक्वल टू जीरो आता है और वो आपसे पूछता है ये कौन सा प्रोसेस है, तो आप इसको आइसोथर्मल प्रोसेस करेंगे। इसको काइंडली आप एक्सप्लेनेशन को दोबारा सुने ताकि आपको आइसोथर्मल एडियाबैटिक की अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन इसको आपको इसकी समझ में आ जाए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ योर व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है और इसका सेकंड लॉ क्या है, ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है कि पहले आपको बता दूँ, फिजिकल एंड केमिस्ट्री के अंदर ना हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज डिफाइंड एज स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, कंजर्वेशन कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। कंजर्व का मतलब होता है जब कोई चीज़ कांस्टेंट रहती है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि जब कोई भी सिस्टम है या कोई भी यहाँ पे टोटल जो वर्क डन हो रहा है उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रही, यानी कि कोई सिस्टम है उसमें आपको 5 बार आपको काम करना पड़ा है। उस पाँचों बार जब काम कर रहे हो, उस पाँचों की एनर्जी को आप जब ऐड अप करते हो वो इक्वल आती है टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है, दैट इज ई इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, E4 एंड E5। जब हम इनको सम अप करते हैं तो इनका जो सम होता है दैट इज योर कांस्टेंट वन। दिस इज कॉल्ड योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब नम्स यूएचएस ईटा के लास्ट ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आया था दैट व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग के एफएससी की बुक्स में मेंशन नहीं है, और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को सेकंड लॉ नहीं पढ़ाते। लेकिन गाइस आज हम आपको सेकंड लॉ के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपको हेल्प कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ें पेपर में आती है जो आप लोग के बुक्स में नहीं लिखी होती है। सेकंड लॉ इज़ वन ऑफ द टॉपिक दैट इज द पार्ट ऑफ द नम्स टेस्ट, बट इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर एफएससी प्री मेडिकल बुक्स। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि सेकंड लॉ क्या होता है। सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ द एनर्जी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट इन ऑल एनर्जी एक्सचेंजेस इट्स नो एनर्जी एंटर्स और लीव द सिस्टम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टेट विल ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ द इनिशियल स्टेट। अच्छा, सेकंड लॉ में हमारे पास ये होता है कि एनर्जी ना तो इन हो रही होती है और ना ही आउट हो रही होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट ऑलवेज रिमेन्स इक्वल टू योर इनिशियल स्टेट, दैट इज कॉमनली रेफर टू एज एन एंट्रोपी। सेकंड लॉ जो उससे रिलेट करता है एंट्रोपी के साथ, इसमें ना तो एनर्जी एंटर हो रही होती है और ना ही एंटर लीव कर रही होती है, और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज ऑलवेज लेस। तो ये थी सेकंड लॉ के 3 पॉइंट्स। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एंट्रोपी से रिलेट करता है, इसके अलावा हीट के बारे में बता रहा है कि ना तो कोई इन हो रही है ना ही आउट हो रही होती है एनर्जी, और तीसरा हमें ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताता है। तो गाइस ये था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के। अब हम चल रहे हैं केमिस्ट्री की तरफ। अभी आप लोगों की वीडियोस एंड नहीं है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शुरू करने लगा हूँ वो है केमिस्ट्री के। कौन कौन से टॉपिक्स
ट्रम्प्स यूएचएस ईटा या एफएमडीसी में आते हैं और इस साल 2020 में भी आने लगे। इसी तरह इस स्लाइड्स में भी येलो हाईलाइटेड लाइन जो सा का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और जो सा अगर स्लाइड्स में इतना मटेरियल मेंशन नहीं होगा तो काइंडली आप लोग कोशिश करिए कि जो आपको एक्सप्लेनेशन दी जाती है इसको आप लोग केयरफुली और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं और हम इसको कैसे इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में थोड़ी सी आपको पहचान बता दूं कि जो आपका पीरियोडिक टेबल्स होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हो उसमें मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि पीरियोडिक टेबल जो सा होता है वो किस तरह का होता है। तो उसी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का भी कुछ ग्रुप्स होते हैं और वो जो ग्रुप्स होते हैं दैट कंटेन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि उनके एटॉमिक नंबर जो सा होता है वो हमेशा 82 से ज़्यादा होता है। उनका जो Z होता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 82। उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर सच टाइप ऑफ एन एलिमेंट्स apply to certain unstable atoms, the nuclei of which is spontaneously disintegrate, emitting particles and the rays eventually reverting through a series of such emissions। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूँ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर से एमिशंस होते हैं, जिनके अंदर से रेस निकलती हैं, ठीक है। दैट ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड योर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर भी होता है, रेडियम भी होता है और ये जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, लाइक इसकी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ यूजिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अगर आप थोरियम की बात कर रहे हो, थोरियम इज़ वन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये यूज़ किया जा सकता है आपकी जो मेंटल्स होते हैं जो गैस स्टोर्स करने के लिए, इसी तरह जो लैंप्स होते हैं उसमें भी यूज़ होता है। इसके अलावा जो थोरियम ऑक्साइड होता है वो ब्राइटनेस इंक्रीज़ करने के लिए। इसके अलावा जो से हमारे पास यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इनका बहुत सारा इंपॉर्टेंट यूज़ है बिकॉज दिस आर मेड फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसमें भी हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम हैज़ अ वास्ट एंड मेजर इंपॉर्टेंस फॉर द मेकिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और ये बहुत बैकबोन दैट इज़ बेसिकली द बैकबोन ऑफ ईच कंट्री। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरी कंट्री। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास केमिस्ट्री का, दैट इज़ हैलोजेंस। की हैलोजेंस क्या होती हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम हैलोजेंस बोलते हैं और इनकी क्या यूजेस हैं। तो इसको वीडियो को आप लोग काइंडली केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। हैलोजेंस हमारे पास होता है एक ऐसा ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसके अंदर 5 किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है फ्लोरीन होता है, दूसरा क्लोरीन होता है, थर्ड नंबर पर ब्रोमीन होता है, फिर फोर्थ पे आयोडीन एंड फिफ्थ वन एस्टाटीन। अगर अच्छा अब आप लोगों को एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊँगा, आप लोग केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि दिस आर द हैलोजेंस। हैलोजेंस की पहचान ये होती है कि हैलोजेंस एलिमेंट्स ऑलवेज एंड विद द आइन, यानी कि INE से हर एलिमेंट जो INE से एंड होता है दैट इज कॉल्ड योर हैलोजेंस। जिस तरह अगर आप एग्जांपल देख लें, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है एंड आयोडीन है, दे आर एंडिंग विद INE। तो हर कोई एलिमेंट जो INE से एंड होता है दैट इज कॉल्ड हैलोजेंस। और हैलोजेंस में सबसे ज़्यादा हैलोजन है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ क्लोरीन। क्लोरीन एक बहुत इंपॉर्टेंट हैलोजन है जो आप लोग यूज़ करते हो। इवन कि हमारे घरों में जो हम पायोडीन यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट ये हर घर में मौजूद होती है फॉर द फर्स्ट एड के लिए, यानी कि कोई भी अगर आपको जख्म या इंजरी होती है सबसे पहले पायोडीन यूज़ की जाती है। पायोडीन के अंदर क्लोरीन यूज़ की जाती है क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है। वो जो भी कोई इन्फेक्शन होती है, कोई भी जम्स होता है जो आपके ब्लड के थ्रू जिसम में जाना चाहता है उसको रोक देता है, उसको मार देता है। इसी तरह क्लोरीन स्विमिंग पूल्स में भी यूज़ होता है पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो हैलोजेंस की ये मैंने आपको जस्ट अभी क्लोरीन के बारे में इंपॉर्टेंस बताई है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाउ मच इंपॉर्टेंस आर ओवर पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स, यानी कि पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन ओवर डेली लाइफ। तो हैलोजेंस के बारे में दूसरा कर येलो हाईलाइटेड लाइन्स आप फोकस करिए। हैलोजन डिस्प्ले फिजिकल एंड इधर केमिकल प्रॉपर्टीज टिपिकली ऑफ नॉन मेटल्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना दैट आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर नॉन मेटल्स। दे हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दैट इंक्रीजेज स्टेडीली डाउन द ग्रुप। और इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है ना वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। और इसके अलावा वो कह रहा है नियर रूम टेम्परेचर द हैलोजेंस स्पैन ऑल द फिजिकल स्टेट्स। फ्लोरीन एंड क्लोरीन द गैसेस ब्रोमीन। अच्छा, इसमें थोड़े से मैं स्टेट्स के बारे में बता दूं कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है ना ये गैस की फॉर्म में होता है, यानी हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। ब्रोमीन जो होता है लिक्विड के अंदर, लिक्विड की फॉर्म में होता है, तो हम इसको पानी जब बोटल्स के अंदर स्टोर करते हैं। और जो आयोडीन होता है दैट इज सॉलिड, इट कैन बी स्टोर्ड इन योर एनी काइंड ऑफ अ
स्टील और अ वेसल। तो ये थी हैलोजेंस के बारे में। अच्छा गाइस, अब जो सा मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करना चाह रहा हूँ वो है रूल्स लॉ। रूल्स लॉ क्या होता है, इसका क्या फार्मूला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो इसलिए आप केयरफुली और ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को कवर अप करेंगे, फिर हम इसका फार्मूला, और देन हम इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके यूजेस पे चेक करेंगे कि ये कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यूजेस स्लाइड्स में नहीं लिखे हों, तो इसलिए आप इसको वीडियो को केयरफुली और ध्यान से एंड तक सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास कहता है कि जो रूल्स लॉ है ना, इट स्टेट्स दैट स्टेटिंग द फ्रीजिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन आर रिस्पेक्टिवली डिप्रेस्ड एंड एलिवेटेड रिलेटिव टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट बाय एन अमाउंट प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। गाइस, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको दूसरी डेफिनेशन भी बता दूं, फिर आई विल मूव टू योर फार्मूला। कहता है ये एक ऐसा लॉ होता है दैट स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा गाइस, दो किस्म के सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल होता है और एक नॉन आइडियल होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होता है जिसकी प्रॉपर्टीज जो सा होता है वो चेंज नहीं करती या वो रूल्स लॉ को ओबे नहीं करता। और आइडियल सॉल्यूशंस एक वो सॉल्यूशंस होता है जो अपनी हर प्रॉपर्टीज को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, और वो रूल्स लॉ को ओबे कर रहा होता है। और रूल्स लॉ क्या कहता है, रूल्स लॉ ये कहता है कि जो वेपर प्रेशर होता है, जो किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। बस मोल फ्रैक्शन क्या होती है मैं आपके बारे में बता दूं, स्लाइड्स में नहीं लिखा हुआ, इसलिए ध्यान से सुनें। मोल फ्रैक्शन होता है, उसको दो चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं एक्स के साथ। अगर आप फार्मूला देखें, मैंने लिखा हुआ है येलो में लिखा हुआ है एक्स, और शुरू में लिखा है पी। पी अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। एक्स क्या चीज़ है, एक्स योर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स सपोज आप एक सोल्यूशन बना रहे हो जिसके अंदर 4 कंपोनेंट्स आपने डाले हैं। अब आपने क्या करना है, उन 4 कंपोनेंट्स की जो क्वांटिटी है उसको सम अप करना है। लेट्स सपोज उसका सम अप आता है हमारे पास 4 आता है, और जो पूरा सोल्यूशन था जिसके अंदर आपने 4 कंपोनेंट्स डाले थे, उस सोल्यूशन की कितनी हमारे पास क्वांटिटी आ रही है, लेट्स सपोज 8 आ रही है। जब आप 8 को 4 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास आंसर आता है 2, यानी कि इसकी मोल फ्रैक्शन आ रही है 2। तो मोल फ्रैक्शन एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन एक्स ये होता है जब आप एक पूरे सोल्यूशन की क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हो उस सोल्यूशन के हर कंपोनेंट की क्वांटिटी से, दैट इज कॉल्ड योर मोल फ्रैक्शन। तो गाइस, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है एक्स के बारे में और वेपर प्रेशर के बारे में, और जब ये एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके वेपर प्रेशर के साथ, दैट इज योर रूल्स लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने ध्यान से और केयरफुली सुनना है। जो भी मैंने आपको यहाँ तक जितनी भी चीज़ें बताई हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, गाइस इस वीडियो को बार बार देखें, स्पेशली नम्स ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स इस वीडियोस को बार बार देखें, और वो सब स्टूडेंट्स जो नम्स यूएचएस में ईटा में अपीयर हो रहे हैं वो इस वीडियोस को बार बार देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है इसी के एमसीक्यूज आपके 2020 के एंट्री टेस्ट में आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि नम्स के 2020 के टेस्ट की या यूएचएस 2020 टेस्ट की डेट क्या है और क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हो गए। अगर हम पहले आपके साथ बारे में टेस्ट के बारे में बता दूँ कि टेस्ट की जो मेडिकल क्रेडिट्स की टेस्ट है वो आ चुकी है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। अब नम्स टेस्ट की जो डेट है वो इंशाल्लाह विद इन 40 या 30 डेज वो अनाउंस हो जाएगी। उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक होगी, और वो लिंक भी हम इसी तरह आपके साथ यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, और हम आप कैंडिडेट्स को हर ईच एंड एवरी स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से करना है। फिर उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम भी होगी वो भी आप हम लोगों से हेल्प लेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, वो होगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आपके पार्ट 1 के मार्क्स पे रिजल्ट हो सकता है और आपके पार्ट 2 पे भी, और कलेक्टिवली अगर आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका हुआ है तो उस रिजल्ट का 30% या उसका 40% लेंगे, और 60% नाम्स का टेस्ट कंफर्म होता है। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। और अगर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट हम आप लोगों से अब ये करेंगे, काइंडली इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़रूर इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और शेयर करें अपने उन सब दोस्तों के साथ जो मेडिकल डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।